ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ऑडियो क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले वही केवल 1 मिनट का जल्दी से समय लूंगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट के समय में 3 स्टेप स्ट्रेटेजी में आपको जल्दी से बता दूं, ताकि आप अपने एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स ला सकें। तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी भी थ्योरी करा रहा हूं ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा थ्योरी कहीं से भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसके अलावा सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, और इसके लिए जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो ट्राई कीजिए। आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, आपको सेम वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक, आप डेली बेसिस पे चेक कर लिया करिए उसको, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आप है ना उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हो तो वहां पर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, उसमें जितनी भी क्लासेस हैं वो तो सारी देखनी है। वो जो लेटेस्ट वाली क्लास होगी ना, उसमें आपको लेटेस्ट वाले कम्युनिटी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। किसी को ये दोनों ऑफिशियल चैनल मेरे ना मिल रहे हो तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी मैसेज कर देना, अपने बैच का नाम लिखकर। मेरे ये लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। मैं क्लास को शुरू करने से पहले एक बच्चे का कमेंट देखना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा। एक बच्चे ने लिखा है, सर कोडिंग सिस्टम आपने नहीं कराया। कोडिंग सिस्टम एसकी वगैरह की बात कर रहे हैं ना आप, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और EBCDIC कोडिंग सिस्टम हो गया, या यूनिकोड हो गया। तो ये मैंने आपको ना मेमोरी यूनिट वाले चैप्टर के एंड में कराया है, आप देखना उसको। जो मेमोरी यूनिट्स वाला चैप्टर था हमारा, सेकंड वाला, उसके एंड में ये चीज़ पढ़ाई होगी वहाँ पर। ठीक है, वैसे तो मुझे पूरा पता ही है कि मैं मेमोरी यूनिट वाले चैप्टर के एंड में ही कोडिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देता हूँ, बट जैसा आप कह रहे हैं नहीं पढ़ाया, तो मैं एक बार खुद से भी चेक कर लूंगा। और अगर इन केस अगर मान लो छूट भी गया हो किसी कारणवश, वैसे तो छूटना नहीं चाहिए, तो चिंता की कोई बात नहीं है, या तो दोबारा करा देंगे, मतलब मैं करा दूंगा आपको। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, जो आपको VOD वाला सेक्शन मिला हुआ है उसमें मेमोरी यूनिट वाले चैप्टर के एंड में देख लेना, वहां पर मिल जाएगा आपको। वैसे मैंने कराया होगा, डेफिनेट श्योर हूं मैं। चलो आज की डेट डाल देते हैं, 11 नवंबर, यानी 11 नवंबर 2024 आज की तारीख है। ठीक है जी, और हमारा जो लास्ट क्लास में टॉपिक या चैप्टर चल रहा था बेटा, इसका नाम है MS ऑफिस। अब MS ऑफिस जल्दी ही हमारा खत्म होने वाला है, क्योंकि पावर पॉइंट लास्ट एप्लीकेशन बची हुई है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, MS ऑफिस को है ना, MS ऑफिस को हिंदी में भी MS ऑफिस ही बोलेंगे। बाकी जिस वर्जन या संस्करण को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट 365 है। बट ऐसा नहीं है कि हम जो इसके पिछले वर्जन थे उन पर बेस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे, सभी के आंसर हम दे सकते हैं। क्या लिखा है आपने? सब मैथ्स फॉर्मूला में बेस का समझे में नहीं आया है। मैथ्स फॉर्मूला में बेस का मतलब आप एक्सेल के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं क्या? अगर कोई भी ऐसा हो, मान लो कि एक्सेल का फॉर्मूला या फंक्शन आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप एक काम करना, आप है ना उसका मेरे को एक काम करना, आप है ना व्हाट्सएप नंबर तो आप सभी लोगों के पास मेरा है ही है। आप मेरे को है ना जो भी एक्सेल का फॉर्मूला फंक्शन समझ में ना आया हो, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है, सर ये वाला फंक्शन रिपीट कर दीजिए या दोहरा दीजिए। तो मैं एक काम कर लूंगा, क्लास के बीच में है ना क्या डिस्कस करेंगे इसको, बेकार में क्लास और लंबी खिंच जाती है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर है ना उसको एज अ डाउट सेशन ले लूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट है ना MCQ, वो मेरी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है MS ऑफिस के नाम से, तो उसी में ना ऐसे एक वीडियो या कोई क्लास बना लेंगे एक्सेल फॉर्मूला डाउट के नाम से, तो वहाँ डिस्कस कर लूंगा। आप बता देना, आप बेझिझक है ना, मेरे को जो भी दिक्कत परेशानी हो सब बता देना। मैं क्लास में करा सकता हूँ तो क्लास में करा दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पे बता दूंगा, सभी लोग देख लेंगे।
क्लास में पता है हर चीज क्लास में करा पाना पता है क्यों संभव नहीं होता है? क्योंकि इससे क्लास की संख्या बहुत बढ़ जाती है। अभी आप चाहें तो मैं आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस भी करा सकता हूं, जितनी चाहें उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता रहूंगा क्लास में। तो पहली बात तो ये बैच खत्म नहीं होगा। दूसरी बात क्या है ना, फिर क्लास की संख्या देखोगे कितनी बढ़ती चली जाएगी, तो कोई तो लिमिट होगी। तो इसलिए जो बैच होते हैं ना वो लिमिटेड क्लास के होते हैं। उसके बाद अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको कहीं भी करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका आज की डेट में मैं यूट्यूब को सबसे बढ़िया तरीका मानता हूँ। उस पर मैं प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, आप भी करते रहिए। चलो आगे देखते हैं इसको। तो फाइनली है ना, हम बात कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट की, जिसको पीपीटी के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, एमएस पावर पॉइंट को अगर एक शब्द में बोलना हो तो हम इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। हिंदी में क्या कहा जाएगा? हिंदी में भी इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से ही बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप पावर पॉइंट से संबंधित हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो इसका मेन्यू बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, मेन्यू बार के अंदर जितने भी शब्द आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं उनको मेन्यू कहते हैं या फिर टैब के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को पता ही है। और सबसे पहला जो मेन्यू या टैब हमें दिखेगा वो फाइल के नाम से, इसके बाद होम के नाम से। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो बेटा। इसके बाद आता है इंसर्ट के नाम से, इसके बाद आता है ड्रॉ के नाम से, इसके बाद आता है बेटा डिजाइन के नाम से, डिजाइन के बाद आता है यहाँ पर ट्रांजिशन के नाम से, ट्रांजिशन के बाद आता है एनिमेशन के नाम से, है ना। एनिमेशन के बाद आ जाता है यहाँ पर दैट इज स्लाइड शो। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर रिकॉर्ड के नाम से, रिकॉर्ड के बाद आता है रिव्यू, रिव्यू के बाद आता है व्यू, और व्यू के बाद आता है लास्ट में हेल्प के नाम से। ठीक है, तो इतने सारे मेन्यू बार के मेन्यू या टैब हमें यहाँ पर दिए गए होते हैं। ठीक है जी, इनमें से है ना हमने लास्ट क्लास में आई थिंक फाइल वाले को डिस्कस कर लिया था, ये हमारा डिस्कस हो ही गया। आज हम डिस्कस करेंगे होम वाले को। और ये बात आप सभी लोगों को पता है कि होम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे एक व्हाइट कलर की मोटी सी पट्टी आपको दिखाई देगी, जिसको रिबन के नाम से बोला जाता है, जिस पर आपको होम वाले मेन्यू या टैब के टूल्स या कमांड्स दिखाई देंगे। ठीक है जी, तो यहां तक है ना मैंने आपको रिवाइज करा दिया। इतना ये सब कुछ है ना हम लास्ट क्लास तक पढ़ भी चुके थे। अभी तक है ना कोई डाउट हो पावर पॉइंट में तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। पावर पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? बाकी बेटा देखो, मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स ऐसे होंगे जो एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में भी थे। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस के साथ होंगे, इतना हो सकता है ना। जैसे कि पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है वो एमएस वर्ड में अलग है और एक्सेल और पावर पॉइंट में सेम रहती है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट वो शब्द जिनको हम डिटेल में एमएस वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, एमएस एक्सेल में भी एक बार सुन चुके हैं, तो उनको मैं नहीं समझता कि बार बार दोहराने से कोई फायदा होगा। ठीक है, तो जो टूल्स है ना हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, उनको बस नाम के तौर पर मैं लिखूंगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो। तो होम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वैसे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन को या इवन एमएस वर्ड और एक्सेल एप्लीकेशन को भी ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो टैब एक्टिवेट होकर आता है हमारे सामने वो यही वाला होता है, यानी इसी के टूल या कमांड आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एक बच्चे ने लगा सर आप पढ़ाओ और डाउट हो, संभव नहीं है। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसे मत लिखिए, है जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे को मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर डाउट आए भी बिल्कुल पूछिए, क्लास में पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, हर जगह आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डाउट आए तो अच्छी बात है। डाउट आ रहे हैं तो पता है क्या है, आप वाकई में पढ़ रहे हो, आप है ना पढ़ रहे हो तभी तो डाउट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो फंस रहे होगे और उन डाउट्स को आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। चलो आ जाओ अब यहाँ पर। तो फाइनली है ना होम वाले इस मेन्यू या टैब पर अगर हम जाएंगे तो हमें सबसे पहला ही जो ग्रुप देखने को मिलेगा, है ना, ग्रुप देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहला ही ग्रुप मिलेगा आपको क्लिप बोर्ड के नाम से। अब क्लिप बोर्ड को है ना दोबारा से दोहराने की, पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। इसमें सारे टूल के बारे में जानकारी हमें पता है, पर दो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो लिख देता हूं। एक तो है ना क्लिप बोर्ड के अंदर एक टूल था पेस्ट स्पेशल के नाम से, तो ये ध्यान रखना कि पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है उसमें यहाँ पर CTRL पहले है, ऑल्ट बाद में है, जबकि एमएस वर्ड में ऑल्ट पहले होता है, कंट्रोल बाद में होता है। ठीक है, एक्सेल में भी यही सेम है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस भी। और एक टूल और लिख लो यहाँ पर बस, जैसे फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल की शॉर्टकट की एमएस वर्ड में थी, हाँ थी, मैंने लिखवाई थी आपको, बट एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी, दोनों में ही है ना शॉर्टकट की नहीं है इसकी, तो लिख लो नो शॉर्टकट कीज। बस फॉर्मेट पेंटर नाम का जो टूल है वो यहाँ पर मौजूद है, बट शॉर्टकट की नहीं है। आगे देखो, इसके बाद है ना सेकंड नंबर पर जो आपको ग्रुप यहाँ मिलेगा वो है स्लाइड्स के नाम से। ये क्या होता है भाई, आपको याद है मैंने जब सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखवाए थे, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आपको जब दी थी, तब मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स के बारे में आपको बताया था। स्लाइड क्या होता है, वर्किंग एरिया को कहा जाता है, यानी जहां पर आप काम करेंगे पावर पॉइंट की फाइल में, उसी को हम स्लाइड कहते हैं, जो कि हमें लैंडस्केप मोड में दिखाई देती है या लैंडस्केप ओरिएंटेशन में दिखाई देती है।
शुरू में मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया है, उसमें देख सकते हो आप। तो बेसिकली है ना, हमें स्लाइड लेनी पड़ेगी अपने काम को करने के लिए। ठीक है, कुछ बातें मैं रिवाइज करा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, कि जब आप पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहली जो स्लाइड अपने आप आएगी आपके सामने, वो टाइटल स्लाइड के नाम से होती है। और आपकी पावर पॉइंट की फाइल में अगर आप कोई नई स्लाइड ऐड करना चाहें शॉर्टकट की से, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मुंबई, तो जैसे आप कंट्रोल प्लस एम दबाओगे तो फाइनली आपके सामने टाइटल एंड कंटेंट के नाम से नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। ये क्या है, टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल स्लाइड, ये सब लेआउट के नाम होते हैं। तो टोटल मिला के कितने स्लाइड लेआउट होते हैं, तो आंसर है 9। पावर पॉइंट में 9 स्लाइड लेआउट होते हैं, जिनके नाम मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं। पर 2 बातें ध्यान रखनी है कि जब कोई पावर पॉइंट की फाइल ओपन होती है तो टाइटल स्लाइड बाई डिफॉल्ट स्लाइड आती है, और कंट्रोल प्लस एम से हर बार जो स्लाइड नई ऐड होगी वो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट के नाम से होगी। बाकी इन 2 के अलावा 7 लेआउट और होते हैं, जब आप चाहें स्लाइड का लेआउट बदल भी सकते हैं या किसी नए लेआउट वाली स्लाइड को आप यहां पर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखना, इसमें ही है ना, इस स्लाइड वाले ग्रुप में जाकर है ना, आप न्यू स्लाइड तो ले ही सकते हो। आपको अगर कोई नई स्लाइड लेनी है तो यहां से ले सकते हैं। टोटल 9 लेआउट होता है, उनमें से कोई भी स्लाइड ले लो। बाकी एक टूल यहां पर और लिख लेना, यहीं पर एक डुप्लीकेट स्लाइड का भी ऑप्शन दिया गया होता है। सपोज दैट कि आपने ना कोई स्लाइड बनाई, ठीक है, जिस पर आपको काम करना है, आप उसकी बिल्कुल सेम है ना डुप्लीकेट स्लाइड और बनाना चाहते हैं, बिल्कुल हूबहू, है ना, तो ये भी बनाई जा सकती है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि कोई स्लाइड अगर आपने बनाई है पावर पॉइंट की फाइल में, उसकी हूबहू एक डुप्लीकेट स्लाइड आप बनाना चाहो एक और, तो आप है ना डुप्लीकेट स्लाइड नाम के टूल के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो ये वाला टूल भी है ना आपको यही मिल जाएगा स्लाइड वाले इस ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पर है ना आपको यहाँ एक और ग्रुप मिलेगा जिसे फॉन्ट कहते हैं। जैसे एमएस वर्ड और एक्सेल में था वैसे ही है यहाँ पर भी। कौन कौन से टूल मिलेंगे यहाँ पर, फॉन्ट नाम से ही मिलेगा, जिसको फॉन्ट कह दो या फॉन्ट टाइप फेस कह दो, फॉन्ट टाइप फेस कह दो या फिर फॉन्ट फेस के नाम से भी आप बोल सकते हैं, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है ना। बस रिवाइज कर लो कि कौन सा फॉन्ट फेस या कौन सा फॉन्ट बाय डिफॉल्ट आता है अब, तो अब आता है एप्टॉस के नाम से, APTOS। और ये कब किया गया है चेंज, ये चेंज किया गया है माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन में ही। बट माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला जो वर्जन है ना, इसी में ही पहले कैलिबरी आता था। ठीक है, और कब से कैलिबरी था, 2007 वाले वर्जन से लेकर अभी तक, क्योंकि 2003 वाले वर्जन तक तो टाइम्स न्यू रोमन नाम का फॉन्ट आता था, है ना। तो टाइम्स न्यू रोमन याद रखना है 2003 तक, फिर 2007 से लेकर माइक्रोसॉफ्ट 365 तक याद रखना है कैलिबरी, और फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 में ही नया जो चेंज आ गया है वो है एप्टॉस के नाम से। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी में ना आपको फॉन्ट के साइज के बारे में भी जानकारी मिलेगी। यानी अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर कुछ लिख रहे हैं टेक्स्ट, तो फॉन्ट का साइज कितना कर सकते हो। तो देखो, फॉन्ट के साइज की अगर हम बात करें तो मिनिमम होता है बेटा यहाँ पर 1। ठीक है, ऐसे देख लो, मिनिमम है यहाँ पर, पहले तो ये देख लो मिनिमम 8 और यहाँ लिखिए 96, और मैक्सिमम भी मैं लिख के बताऊंगा आपको दोनों। बट मिनिमम एक्चुअल में 1 होता है और मैक्सिमम यहाँ पर 4000 होता है, 4000, और बाई डिफॉल्ट 11 पॉइंट होता है, यानी 11 पॉइंट पर। एमएस वर्ड में और एक्सेल में क्या होता है, एमएस वर्ड में यहाँ जो मिनिमम और ये जो यहाँ मैक्सिमम होता है, ये 8 और 72 होता है। और एमएस वर्ड में फॉन्ट का साइज मिनिमम 1 और मैक्सिमम था 1638, 1638। एक्सेल में क्या था, एक्सेल में भी यहाँ पर 8 था, यहाँ 72 था, और मिनिमम था 1 और मैक्सिमम था 409, 409 पॉइंट। पावर पॉइंट में यहाँ पर 8 और मैक्सिमम 96 है, 96 दे रखा है, और मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 4000 दे रखा है, ये याद रखना। बाई डिफॉल्ट 11 पॉइंट रहता है। ठीक है भाई, 8 और 96 यानी 8 और 96 का मतलब क्या है, जब आप फॉन्ट के साइज को चेंज करना चाहते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ गिरते हुए एक लिस्ट आएगी, उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू कहा जाता है। तो उसी में आपको मिनिमम 8 और मैक्सिमम 96 दिखाया जाता है। बट मैनुअली अगर आप फॉन्ट के साइज को टाइप करके देना चाहें तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4000 तक दे सकते हैं। इसके अलावा है ना बोल्ड नाम का टूल यहाँ पर मौजूद है, शॉर्टकट की आपको पता ही है, कंट्रोल प्लस बी, और बोल्ड करने का मतलब उभरा करना, डार्क दिखाना। इटैलिक नाम का टूल भी यहाँ पर दे रखा है, इटैलिक का मतलब तिरछा करना, टेढ़ा टेढ़ा दिखाना, किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करके दिखाना, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई होती है। अंडरलाइन नाम का टूल भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अंडरलाइन मतलब किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना, इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर सेम है, दैट इज कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे टूल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट है तो पूछिए। मतलब मैंने कहा ना शुरुआत में, जैसे एमएस वर्ड पर आप काम करते हैं तो एमएस वर्ड में जो टूल आपको मिल रहे हैं मोस्टली टूल यहां पर भी सेम ही है। लिए तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह यहां पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, हाँ, बाकी ये कह रहा था कि अगर आप है ना नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल एज इट इज, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो क्लास में जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज है ना, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मेरी क्लास पीडीएफ में, पावर पॉइंट के नाम से है।
और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे ही रहा था। तो वहाँ से उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके जैसा चाहें वैसा पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? तो अब है ना 4th नंबर पर यानी कि चौथे नंबर पर ग्रुप देखिए। पहला तो हमारा क्लिपबोर्ड हो गया, दूसरा हो गया स्लाइड के नाम से, तीसरा हो गया फॉन्ट के नाम से, और चौथा आता है यहाँ पर पैराग्राफ के नाम से। ठीक है जी। तो पैराग्राफ वाले ग्रुप के अंदर है ना आपको सबसे पहले बुलेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब बुलेट्स को एक बार दोहरा देता हूँ बस, कि बुलेट्स आपको ना 2 तरीके की मिलेंगी यहाँ पर, नंबर्ड और अननंबर्ड, जैसे एमएस वर्ड में थी। नंबर्ड में 1 2 3 ABC, और रोमन में जैसे 1 2 3 लिखते हैं वो आ जाता है, और अननंबर्ड बुलेट्स में बेसिकली कोई सिंबल्स टाइप का बन के आ जाएगा। पैराग्राफ वाले ग्रुप में आपको यहाँ पर अलाइनमेंट नाम का टूल भी मिलेगा। अलाइनमेंट्स तो टोटल मिला के एमएस वर्ड में 4 अलाइनमेंट थे, वही यहाँ पर सेम है। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, तो वही चारों यहाँ पर भी है। अब जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में ये बताइए, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं क्लास को, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या थी, बताइए। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? वेरी गुड, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया, दैट इज कंट्रोल प्लस ई फॉर एलिफेंट। वेरी गुड। तो अलाइनमेंट है ना यहाँ पर बिल्कुल सेम ही है जैसे एमएस वर्ड में था, और इसके बाद एक टूल और है यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सेम ही है, दैट इज लाइन स्पेसिंग। इसको भी रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। हर 2 लाइनों के बीच में जो गैप होता है उसी को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है, जैसे एमएस वर्ड में था। और मिनिमम लाइन स्पेसिंग 1 होती है और मैक्सिमम लाइन स्पेसिंग 3 होती है। 1 की जगह 1.0 लिखा आ सकता है और 3 की जगह 3.0 लिखा आ सकता है बस। और बाई डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग है वो रहती है 1.15, 1.15 लाइन स्पेसिंग। ठीक है जी। तो बिल्कुल ये टूल बिल्कुल सेम है जैसे एमएस वर्ड में था। चलिए अब आगे देख लो जल्दी से। इसके बाद है ना आपको यहाँ पर 5वें नंबर पर एक ग्रुप देखने को मिलेगा जिस पर स्टाइल्स लिखा हुआ आता है। अब इस स्टाइल का मतलब क्या है? देखो स्टाइल का मतलब है यहाँ पर बेसिकली कि आप कोई भी है ना, जैसे मान लो आपको कोई शेप या आकृति वगैरह बनानी है, जैसे एमएस वर्ड में भी तो आपको बताया था कि अगर आप कोई शेप या आकृति वगैरह बनाना चाहें एमएस वर्ड की फाइल पे तो बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्लाइड पर भी कोई शेप या आकृति बनाई जा सकती है। तो उसी शेप या आकृति के जो स्टाइल्स वगैरह हैं वो चेंज करने हैं, कलर चेंज करने हैं, आउटलाइन चेंज करने हैं, वो सब यहाँ दे रखा है। पावर पॉइंट का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में जब तक डायग्राम, चित्र वगैरह ना हो, शेप आकृति वगैरह ना हो, तब तक अच्छी कहाँ लगेगी प्रेजेंटेशन, है ना? तो किसी भी शेप आकृति को और अट्रैक्टिव दिखाने के जो टूल है ना वो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है। अरे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, स्टाइल ग्रुप का नाम नहीं, ग्रुप का नाम है ड्राइंग। ग्रुप का नाम तो ड्राइंग है, बाकी इसके अंदर है ना आपको शेप के स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। तो है ना बस इतना ही लिख लीजिए कि अगर आपको पावर पॉइंट की स्लाइड पर कोई शेप यानी कि आकृति अगर दिखानी है, अगर आप कोई आकृति या शेप दिखाना चाहते हैं तो उसी को एडजस्ट करने के, उसी को है ना और बेहतर बनाने के टूल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप किसी भी शेप का कलर फिल करना चाहें तो शेप फिल कर सकते हैं। बेसिकली फिल का मतलब यहाँ पर कलर से है, यानी कि रंग से। दूसरा टूल यहाँ पर दे रखा है बेटा शेप में आउटलाइन का, यानी कि सपोज दैट कि आपने ना कोई शेप या आकृति बनाई पावर पॉइंट की स्लाइड पर, वो है ट्रायंगल यानी त्रिभुज की, और फिर आप ये चाहते हैं कि त्रिभुज में जो कलर हो वो तो रेड कलर का आ जाए और जो आउटलाइन है वो आपको ब्लैक कलर की करनी है ना? वो तो आप देखो जितना बेहतर बना सकते हैं किसी भी आकृति को उतना बेहतर बना लो। तो आउटलाइन अगर आपको है ना डार्क ब्लैक कलर की दिखानी है तो आउटलाइन कर दो। इसके अलावा है ना अगर आप शेप के इफेक्ट चेंज करना चाहें तो इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। अब ये इफेक्ट्स क्या होता है? इफेक्ट्स का मतलब होता है जैसे जस्ट लाइक 3D इफेक्ट या शेडो इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर 3D इफेक्ट या जैसे कि शेडो इफेक्ट, समझे नहीं? जैसे मान लो है ना सपोज दैट कि ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है त्रिभुज की, आपको ऐसा लगे देखने पे कि इसकी परछाई टाइप की भी दिख रही है तो उसे शेडो इफेक्ट कह देंगे। और ये आपको 3D टाइप में दिखाई दे, जैसे 3D मूवीज नहीं होती उसमें हमें गहराई भी दिखाई दे रही होती है, तो इसी तरीके से ना किसी शेप या आकृति को आप देखकर ऐसे लगे यार ये तो इसकी तो गहराई भी दिख रही है हमको, मतलब एक 3D इफेक्ट जैसा फील हो रहा है आपको, तो वो भी है ना इफेक्ट आप किसी भी शेप या आकृति के ऊपर लगा सकते हैं। यानी मुद्दे की सिंपल सी बात है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी शेप या आकृति के साथ हम छेड़खानी कर सकते हैं तो आंसर है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें शेप का कलर, आउटलाइन और इफेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है ना 6वें नंबर पर यहाँ पर दिया गया है एडिटिंग के नाम से एक ग्रुप। एमएस वर्ड में भी एडिटिंग नाम से एक ग्रुप हमें मिला था, है ना? इसमें क्या दे रखा था? वही 3 टूल दे रखे हैं यहाँ पर, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू वाले। अब इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, समझाने की जरूरत भी नहीं है। फाइंड का मतलब है फाइंड करना, यानी कि अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड में कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं तो फाइंड का टूल इस्तेमाल करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F होती है। रिप्लेस का मतलब मान लो कोई शब्द आपने लिखा उसकी जगह कोई दूसरा शब्द आप चेंज करना चाहें तो रिप्लेस टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। गो टू का मतलब किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर, किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड पर आपको जंप करके डायरेक्टली जाना हो तो आप गो टू टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
देखो फाइंड की जो शॉर्टकट की है वो तो याद हो जाती है कंट्रोल प्लस एफ, गो टू की शॉर्टकट की भी याद हो जाती है कंट्रोल प्लस जी, बट रिप्लेस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना रिप्लेस की शॉर्टकट की मैंने लिखवाई थी दैट इज कंट्रोल प्लस एच। पूरे है ना, जैसे वर्ड में और पावर पॉइंट में भी है ना, यहाँ पर जो कंफ्यूजन वाली शॉर्टकट की है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली वो दो हैं। एक तो सेंटर अलाइनमेंट की, तो इसको लोग आइडिया नहीं लगा पाते कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, जबकि उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई, ई फॉर एलिफेंट। और एक रिप्लेस की शॉर्टकट की का आइडिया नहीं लगा पाते, रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच, एच फॉर हॉर्स, ठीक है ना। तो ये आइडिया नहीं लगा पाते। जैसे कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस सी, है ना, तो सी आ गया, कॉपी सी ऐसे करके, है ना। सेलेक्ट ऑल में कंट्रोल ए, बट रिप्लेस में और सेंटर अलाइनमेंट में इनमें ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इन दोनों की शॉर्टकट की को, ठीक है। कई बार आते हुए भी है ना कंफ्यूजन के चक्कर में गलत हो जाता है, तो ये मत कीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है ना 7वें नंबर पर आपको एक ग्रुप मिलेगा जिस पर डिक्टेट लिखा होता है, और डिक्टेट के अंदर बेसिकली आपको पता है, जब है ना मैंने आपको MS वर्ड पढ़ाया था तब बताया भी था कि अब आपके पास टाइप करने के ना टोटल मिला के 3 तरीके हो गए हैं, और उन 3 तरीके में आप ट्रेडिशनल तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं यानी कीबोर्ड से। इसके बाद है ना आप अब वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको माइक लगाना है और बोलना है। अगर ऐसा कोई माइक नहीं है आपके पास बोलने के लिए, तो आप है ना अपने जैसे लैपटॉप अगर आपके पास, तो उसमें जो इनबिल्ट माइक होता है, पहले से माइक आता है लैपटॉप में, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलकर भी टाइपिंग कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो लिखने का मिलेगा हमको, वो अपनी हैंड राइटिंग में, वो यहाँ दे रखा है। तो MS वर्ड में और MS पावर पॉइंट में तो हैंड राइटिंग का टूल आपको दे रखा है यहाँ, बट एक्सेल में ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है वॉइस टाइपिंग, बस इतना ही लिख लो, वॉइस टाइपिंग, ठीक है। और 8वें नंबर पर यहाँ जो ग्रुप दे रखा है उसे बोलते हैं डिजाइन। वैसे तो डिजाइनर नाम का आपको ये ग्रुप मिलेगा, और डिजाइनर नाम के ग्रुप के अंदर मिलता है डिजाइन आइडियाज। आपको याद है, आपको याद है जब मैंने शुरुआत में पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल आपको दिखाया था थोड़ा सा, तो वहां पर डिजाइनर नाम का टूल बताया भी था कि जब आप पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करते हैं तो अपने आप ही है ना पावर पॉइंट का एक इनबिल्ट फीचर होता है डिजाइन के नाम से या डिजाइनर के नाम से, वो आपको है ना पावर पॉइंट की स्लाइड की अलग अलग डिजाइन दिखा देगा। ये डिजाइन रख लो, ये डिजाइन रख लो, ये डिजाइन रख लो, आपको जो भी डिजाइन पसंद आए, जो भी डिजाइन सही लगे, उस डिजाइन को सेलेक्ट करने के बाद फिर अपना काम करना शुरू करिए। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन फाइल है वो और ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखाई देगी, यानी और ज्यादा आकर्षक दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दे रखे हैं होम के अंदर टूल्स, जो मैंने आपको अभी समझाए लिखवाए, ठीक है। होम वाले मेन्यू या टैब के अंदर टोटल मिला के 8 ग्रुप दे रखे हैं, और 8 ग्रुप के अंदर ये सारी कमांड्स या टूल्स दे रखी हैं। चलिए, तो आप फाइनली है ना इंसर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक। और इंसर्ट में देखते हैं कौन कौन से ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड्स या टूल दी गई हैं। बताइए, समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो पूछिए। यहाँ तक है ना, आई थिंक कोई इशू, कोई दिक्कत डाउट परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे ही आप है ना इंसर्ट वाले इस मेन्यू या टैब पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर सबसे पहला एक ग्रुप दिखाई देगा, और वो यहाँ पर स्लाइड्स के नाम से ही होता है। आप बोलेंगे सर स्लाइड्स नाम का ये जो ग्रुप है ये तो होम के अंदर भी था, हाँ वहां पर भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है, दोनों जगह दे रखा है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको कोई नई स्लाइड ऐड करनी है पावर पॉइंट की फाइल में, तो आप इस स्लाइड वाले ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से भी हो जाएगी, यहाँ पर भी स्लाइड के टोटल 9 लेआउट दे रखे हैं, और इवन यहाँ से भी है ना आप किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई स्लाइड बना ली, तैयार कर ली, जो भी काम करना है कर लिया, और सेम उसकी जैसी एक और डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहें, तो आप डुप्लीकेट स्लाइड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम दे दिया, इंसर्ट में भी दे दिया, होम में भी दे दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया यहाँ पर बेटा टेबल के नाम से, यानी अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने के 2 तरीके हैं यहाँ पर, सेम MS वर्ड जैसे। एक तो ड्रॉ टेबल अगर आपको करनी है तो ड्रॉ भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपके सामने एक मैट्रिक्स बन के आएगी रो कॉलम की, उस पर माउस पॉइंटर की सहायता से, जैसे माउस पॉइंटर को आप टेबल के ऊपर ले जाओगे ना, तो अपने आप एक टेबल ड्रॉ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं अगर ड्रॉ टेबल अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कितने बाई कितने की मैक्सिमम टेबल बन सकती है, तो इसका सही आंसर है 10/8 की। आप ड्रॉ जो करेंगे माउस पॉइंटर से टेबल पावर पॉइंट की स्लाइड पर या वर्ड में भी, तो 10/8 की ही टेबल मैक्सिमम बना सकते हैं, जिसमें 10 कॉलम की संख्या और 8 रो की संख्या होती है। ये तो हो गए कॉलम, और ये होगी रो यानी पंक्तियां। बट अगर आप है ना टेबल में रो और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट टेबल टूल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आपको रो और कॉलम की संख्या बतानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी भी टेबल में सबसे मिनिमम रो और कॉलम कितने हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं
चाहे वर्ड में चाहे आप पावर पॉइंट में, तो मिनिमम कॉलम और रो की संख्या कितनी होगी? तो आंसर है इसका 1:1, यानी 1:1, है ना भाई। आप है ना, अगर सबसे छोटी या मिनिमम टेबल अगर आप बना रहे हैं तो उसके रेशो क्या होंगे? 1:1, यानी एक ही कॉलम होगा और एक ही रो होगी। बट मैक्सिमम अगर आप बनाना चाहें तो मैक्सिमम कॉलम की संख्या होती है बेटा यहाँ पर 75 और रो की संख्या भी होती है बेटा 75, दोनों का नंबर सेम ही है। ठीक है, अब एमएस वर्ड को रिवाइज करो। यहाँ पर एमएस वर्ड में मिनिमम 1 और मिनिमम रो और कॉलम दोनों क्या थे? 1:1। यहाँ पर मतलब सेम ही है, जैसे पावर पॉइंट में वैसे ही वर्ड में, या जैसे वर्ड में वैसे ही पावर पॉइंट में सेम है मिनिमम का। तो बट अगर मैक्सिमम कॉलम और रो की बात करें, मैक्सिमम रो और कॉलम की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड में मैक्सिमम कॉलम की संख्या होती है 63, और रो यानी कि पंक्तियों की संख्या होती है 32,767, जिसको कई बार अनलिमिटेड भी कह दिया जाता है। अच्छा हुआ मेरे को अभी एक क्वेश्चन याद आ गया। अभी रिसेंटली ना पंजाब में भी एक पेपर हुआ है, पंजाब में शायद सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, कौन सा हुआ है, वहां पर भी है ना, देखो पंजाब में जो भी पेपर होते हैं अब यही देखने को मिल रहा है, करीब 20-25 नंबर का कंप्यूटर हर एक एग्जाम में पूछते हैं वहां पर। तो अभी है ना रिसेंटली मेरे को व्हाट्सएप पर ही किसी ने ना एक क्वेश्चन पूछा, ये वाला। उसमें ये पूछा गया कि मतलब पावर पॉइंट का तो नहीं था, वर्ड का क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं। तो ये है ना क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम कॉलम। और ये भी बताऊंगा कि जिन्होंने मेरे को ये क्वेश्चन भेजा उन्होंने क्या गलती कर दी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा जा रहा है और एमएस वर्ड की बात चल रही है, ठीक है बेटा। ठीक, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, यहाँ लिखा हुआ था दैट इज 60, मान लो 60 कुछ लिखा था, यहाँ लिखा था 65, यहाँ लिखा था 75, और यहाँ लिखा था नन ऑफ दीज। ऐसा था कुछ क्वेश्चन, ऑप्शन दे रखे थे। अब अगर आपको आंसर टिक करना है तो आंसर क्या होगा बताना? मैक्सिमम कॉलम की जो संख्या है, मैक्सिमम स्तंभों की जो संख्या है वो कितनी होती है एमएस वर्ड में, बताओ। तो आप बोलेंगे सर आप ही तो बताते हो 63 यानी 63 कॉलम होते हैं मैक्सिमम, और यहाँ तो कहीं दे ही नहीं रखा। तो आपको यहाँ पर तुक्का नहीं मारना कि यहाँ पर दे नहीं रखा 63, तो आई थिंक 65 पे टिक कर देंगे, क्योंकि 63 के नजदीक होता है 65, ऐसा टिक कर दो, ये गलत हो जाएगा। और यही उन स्टूडेंट ने करा, उन्होंने बोला सर मुझे लगा शायद 63, आपने 63 बताया था, वो ऑप्शन में नहीं था तो 65 दे रखा था, मैंने टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना भाई, तुक्केबाजी थोड़ी चलेगी। जब बोल रखा है कि 63 मैक्सिमम कॉलम होता है तो 63 ही आंसर ठीक होगा, और अगर नहीं दे रखा तो नन ऑफ दीज होगा। तो इस कंफ्यूजन के चलते ना एक क्वेश्चन अपना गलत मत कर बैठना एग्जाम में। जो फैक्चुअल डेटा होता है, यानी तथ्यों पर आधारित डाटा है, जिसमें वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, उसमें तो वही आंसर होगा, गुंजाइश नहीं है आंसर चेंज हो जाए। ठीक है, तो 65 नहीं कर सकते आप 63 की जगह, आपको नहीं दे रखा ऑप्शन में तो नन ऑफ दिस टिक कर दो। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते ही रहते हैं हमें। तो ये ध्यान रखना कि पावर पॉइंट में अगर आप टेबल इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या दोनों क्या होती है? 75 होती है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है ना, वर्ड के केस में जो मैक्सिमम रो यानी कि पंक्तियों की संख्या है वो बेसिकली तो होती है 32,767, यानी 32,767। बट कई बार अगर ये नंबर लिखा हुआ ना आए तो उसे अनलिमिटेड भी बोल दिया जाता है। अब अनलिमिटेड और 32,767 दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे, और अगर मान लो आ भी जाए तो फिर आपको 32,767 पे ही टिक करना होगा, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आगे देखो, इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ एक और ग्रुप देखने को मिलेगा, और वो होता है इमेजेस के नाम से। तीसरे नंबर पर लिखिए दैट इज इमेजेस। ठीक है, जैसे है ना, अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में यहाँ पर तीसरे नंबर पर या यहीं पर है ना, इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन दे रखा था, याद है? तो टेबल के बाद इलस्ट्रेशन आता है, इलस्ट्रेशन भी दे रखा है यहाँ पर और इमेजेस भी दे रखा है, यहाँ पर दो दे रखे हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर तो इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप के अंदर है ना करीब 5-6 टूल दिए गए वहां पर, मैंने आपको लिखवाई भी है ना। यहाँ क्या कर दिया है कि उन्हीं 5-6 टूलों को आधा आधा तोड़ दिया, आधा आधा बांट दिया है। कुछ को रख दिया यहाँ पर इमेजेस में, कुछ को इलस्ट्रेशन में। बताता हूँ आपको, इमेजेस के अंदर है ना, या इमेजेस वाले ग्रुप के अंदर एक टूल दे दिया है पिक्चर के नाम से। इसका मीनिंग तो पता ही है ना, अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर अपने कंप्यूटर से किसी फोटोग्राफ को यहाँ पर लाना चाहें, दिखाना चाहें, तो इस पिक्चर नाम के टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड में था। एक और टूल यहाँ दे दिया दैट इज स्क्रीनशॉट का। तो स्क्रीनशॉट एमएस वर्ड में तो दिया हुआ है इलस्ट्रेशन के अंदर, यहाँ दे दिया इमेजेस के अंदर। तो स्क्रीनशॉट का मतलब यहाँ पर होता है स्क्रीन क्लिपिंग से। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मोबाइल फोन में ना स्क्रीनशॉट लेते हैं वैसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, स्क्रीन क्लिपिंग का मतलब ये है कि जो पावर पॉइंट की फाइल है उस पर अगर आप स्क्रीन क्लिपिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट की फाइल मिनिमाइज होकर टास्क बार में चली जाएगी, और पावर पॉइंट की फाइल के जस्ट पीछे जो भी होगा, चाहे कोई फाइल हो सकती है चाहे डेस्कटॉप हो सकता है, वहां से है ना एक कोई भी फोटो क्लिप करके आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर ला सकते हैं। तो इसको यहाँ पर कहते हैं दैट इज स्क्रीनशॉट या स्क्रीन क्लिपिंग। तीसरा जो यहाँ टूल दिया गया वो है फोटो एल्बम के नाम से। ये क्या है?
आपके घर में कोई शादी की एल्बम है, शादी की नहीं होगी तो आपके बचपन की कोई एल्बम वगैरह होगी फोटो की, बिल्कुल होगी। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए कि आपको है ना कि एल्बम टाइप की बनानी है, जिसमें मान लो 100 50 या 50 100 फोटोग्राफ को आपको सेलेक्ट करके किसी को दिखाना है। सपोज दैट कि कोई छुट्टी का टाइम चल रहा है, आपके घर में कोई रिलेटिव या मेहमान आए हुए हैं, और आप चाहते हैं कि हम उनके साथ है ना कंप्यूटर पे या किसी बड़ी सी स्क्रीन पर है ना फोटोज को रिवाइज करें। तो पहले तो जमाना यही चल रहा था कि एल्बम निकाल लाते थे अलमारी में से और एक एक करके पलट के देखते रहते, देखो जी ये फोटो ये फोटो। आजकल सारा कुछ डिजिटल हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि कोई आने वाला है हमारे घर में और उनके साथ बैठ कर है ना हम टाइम स्पेंड करेंगे, फोटोज वगैरह देखेंगे, तो आप पावर पॉइंट में एक फाइल बनाइए, उसमें फोटो एल्बम नाम के टूल का इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें है ना जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको है ना अपने कंप्यूटर से या आपको आपके कंप्यूटर से फोटोग्राफ सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जितनी भी फोटोग्राफ आपको सेलेक्ट करनी है कर लो, वो सारी की सारी फोटो एल्बम में ऐड हो जाएंगी। और जैसे ही आप क्रिएट करोगे, क्रिएट नाम का बटन आता है, जैसे आप उस पर क्रिएट करोगे एक अलग से विंडो खुल जाएगी पावर पॉइंट की, एक अलग से विंडो खुल के आएगी पावर पॉइंट की फोटो एल्बम वाली। फिर आप उसे कंप्यूटर पे फुल स्क्रीन करके दिखा दो, आराम से बैठ के फोटोग्राफ देखते रहिए, वैसे ही देखते रहो जैसे नॉर्मल किसी एल्बम में फोटो देखते हैं, बट स्क्रीन पे चलता रहेगा। आजकल तो सब कुछ कनेक्ट हो जाता है ना, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन आपके घर की टीवी यानी एलईडी टीवी से कनेक्ट हो जाती है, या आपके घर में कोई प्रोजेक्टर लगा है उससे कनेक्ट कर दो, तो सामने पर्दे पर या दीवार पर बड़ी बड़ी फोटो दिखा सकते हो, जैसा भी मन करे आपका। तो इस तरीके का है ना ये टूल यहाँ पर दिया हुआ है फोटो एल्बम के नाम से। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलो अब आगे देखिए। इसके बाद चौथे नंबर पर या फोर्थ नंबर पर यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में वही सारे टूल्स दे रखे हैं जो एमएस वर्ड में मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, एक एक करके नाम लिख लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई शेप या आकृति वगैरह बनानी है तो आप इलस्ट्रेशन से बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर शेप या आकृति तो यहाँ होम वाले के अंदर भी दे रखी है, तो आंसर है हाँ। पावर पॉइंट में शेप नाम का जो टूल है वो दो जगह है, इंसर्ट के अंदर भी दे रखा है, इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप के अंदर, और होम के अंदर भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई आइकन बनाना है यानी कार्टून टाइप की इमेज अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पर लगानी है तो लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना कि आइकन को है ना पहले क्लिप आर्ट कहा जाता था। दूसरा, अगर आपको कोई 3D मॉडल लगाना है, ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई 3 डायमेंशन मॉडल है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिए गए जो पहले से 3D मॉडल है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उन्हें पावर पॉइंट की स्लाइड पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चार्ट वगैरह बनाना है, ठीक है, तो चार्ट भी है ना बना सकते हो। ढेरों प्रकार के चार्ट मौजूद हैं, जो चार्ट आपको पसंद आए वो चार्ट आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर लगा सकते हैं, उनमें वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीजें ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब आगे देखो। इसके बाद है ना आपको यहाँ पर एक और टूल मिलेगा स्मार्ट आर्ट के नाम से। तो इसमें भी लिखवाने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट आर्ट बेसिकली क्या होता है, एक प्री डिफाइंड टूल होता है, या प्री डिफाइंड ग्राफिक्स बोलते हैं इसको, जिसमें इस ग्राफिक्स को बनाने के बाद या अप्लाई करने के बाद फिर हम इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया था आपको एमएस वर्ड के टाइम पर पिरामिड, तो पिरामिड नाम का एक ग्राफिक्स आता है। ठीक है, उस पर क्लिक करना है, बन के आ जाएगा पिरामिड जैसा, और आप उसमें जो भी वैल्यू अंदर एंटर करना चाहें वैल्यू एंटर कर सकते हो। ठीक, तो शेप, आइकन, 3D मॉडल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ये सारे है ना टूल्स आपको या ये सारी कमांड्स आपको कहां पर मिल जाएंगी, इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। लिख लिया। अब आगे देखिए, 5वें नंबर पर है ना आपको एक टूल मिल जाएगा दैट इज एडिन्स के नाम से। ठीक है, एडिन्स का मीनिंग भी आपको पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। एडिशनल एप्लीकेशन को ऐड करना। ठीक है, यानी कि अगर आप, अच्छा एक चीज देख लेते हैं यहाँ पर कि ये एडिन्स है ना, ये अभी भी पावर पॉइंट में इंसर्ट के अंदर ही दे रखा है, या फिर मैं एक बार आपको है ना डिस्प्ले कैप्चर करके दिखाता हूँ है ना, क्योंकि नया बदलाव हुआ है, नए चेंजेस हुए हैं एमएस ऑफिस 365 के अंदर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि ये मतलब होम के अंदर तो नहीं दे दिया, जैसे एमएस वर्ड में भी है ना होम वाले में ही दे दिया आई थिंक, मैंने आपको लिखवाया भी था ना। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, देखो होम के अंदर ही दे दिया यार। और देखो यहाँ पर चैट जीपीटी पावर पॉइंट, ये पहले से नहीं आएगा, ये एप्लीकेशन मैंने ऐड किया है यहाँ पर। ये जो एडिन्स है ना, इस एडिन्स के अंदर चैट जीपीटी देखो यहाँ पर एप्लीकेशन है, या पिकेट इमेजेस नाम से यहाँ पे एप्लीकेशन आ रही होगी। तो ये तो हम खुद से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी है ना होम वाले जो मेन्यू या टैब के बारे में मैंने आपको बताया ना, उसमें एडिन्स नाम के टूल को लिख लेना। ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं तो जो मैं पीडीएफ फाइल बनाऊंगा अब नेक्स्ट अगली, उसमें ये चेंज या बदलाव कर दूंगा। ठीक है, और इंसर्ट में नहीं, इंसर्ट में दे रखा था पहले, ये अब हटा दिया यहाँ से।
चलो कोई नहीं, ठीक है। अब मैं वापस आपके सामने आ जाता हूँ और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है। प्रशांत बेटा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, बट मैं इस कमेंट का आंसर क्लास के बीच में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इट्स नॉट अ डाउट क्लास। ये थ्योरेटिकल क्लास चल रही है, तो जब मैं क्लास में बोलूँ कि आज की सभा, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, तब आप मेरे से पूछ लेना, और या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लेना, जैसे आपकी इच्छा करे। पर क्लास के बीच में ना जनरल डिस्कशन नहीं, कि आप कभी भी आए, क्लास खोली आपने, और आपके दिमाग में जो भी डाउट आया, अब आप आंसर दो, सर हमने क्वेश्चन पूछा है तो, और हम अपना आंसर लेके निकल के चले जाएंगे। ऐसा नहीं, क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। ठीक है। या तो ये जो टॉपिक आप पूछ रहे हैं, ये आप उसी समय पूछते जब मैंने पढ़ाया था प्रोसेसर वगैरह, है ना, उस समय जब आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था तब का क्वेश्चन है ये तो। चलो छोड़ो, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। आप क्लास के लास्ट में पूछना, या फिर है ना व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? अब आगे देखो। इसके बाद है ना 5वें नंबर पर है ना आपको एक और ग्रुप यहाँ देखने को मिलेगा, और वो है लिंक के नाम से। इसमें भी लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लो कि लिंक का मतलब यहाँ पर हाइपर लिंक है, और इसकी शॉर्टकट की होती है दैट इज CTRL+K, यानी कंट्रोल+K। सेम वही है जैसे MS वर्ड में था, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। इसके बाद 6वें नंबर पर है ना यहाँ दिया हुआ है कमेंट के नाम से आपको एक ग्रुप, और इसके अंदर कमेंट नाम का टूल ही दिया हुआ है। अब कमेंट नाम का टूल कैसे काम करता है, ये ऑलरेडी हम 2 बार पढ़ चुके हैं। इसे मैंने एक्सेल के केस में भी पढ़ाया था, बताया था कैसे काम करता है वहां पर कमेंट नाम का टूल, और MS वर्ड में भी बताया था मैंने कि कमेंट कैसे काम करता है। सेम वही है, ठीक है। मतलब एक्सेल में तो थोड़ा अलग है ना, एक्सेल में तो सेल के ऊपर या सेल के अंदर कमेंट अप्लाई करना होता है, या ऐसे बोलिए कि एक्सेल में तो सेल के साथ कमेंट अप्लाई करना होता है ना, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी MS वर्ड में जैसे मैंने बताया था वो सेम ही है यहाँ पर भी। अब आगे देखो, 7वें नंबर पर है ना यहाँ पर आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा, और वो है टेक्स्ट के नाम से। इसमें सबसे पहला ही टूल आपको दे रखा है टेक्स्ट बॉक्स के नाम से, यानी कि अगर आपको कभी भी पावर पॉइंट की स्लाइड पर कुछ भी लिखना है ना, तो ये लिखने के लिए ना आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना ही होगा। आपको याद है जब मैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखवा रहा था, तब मैंने ये बात बताई भी थी आपको कि पावर पॉइंट की स्लाइड पर अगर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ नहीं है, तो आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर लिख नहीं सकते कुछ भी, आप लिख नहीं पाओगे। क्योंकि पावर पॉइंट की स्लाइड पर पहले से ही ना टेक्स्ट बॉक्स बने हुए आते हैं जब आप कोई स्लाइड लेंगे, और उन टेक्स्ट बॉक्सेस को प्लेस होल्डर कहा जाता है, ठीक है। बट सपोज दैट कि अगर आपने एक स्लाइड ली जिसका नाम है ब्लैंक स्लाइड, तो उसमें तो प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स तो कोई भी बन के नहीं आता। तो जब तक आप है ना यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स नाम के टूल का इस्तेमाल करके ब्लैंक स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप वहां पर कुछ लिख नहीं पाएंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये है ना, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखो इसके आगे ना एक और यहाँ टूल दिया हुआ है जो है हेडर एंड फूटर के नाम से, हेडर फूटर। अब ये टूल क्या है और कैसे काम करता है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था हेडर फूटर को लेकर पावर पॉइंट में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना मतलब एक अलग से कॉन्सेप्ट है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। MS वर्ड में जैसे हेडर फूटर नॉर्मल तरीके से था, वैसा नहीं है यहाँ पर। देखो समझाता हूँ। अगर सब पावर पॉइंट की स्लाइड, तो आपको ना इस स्लाइड के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ऐसा दिखाई देगा, और इसे फूटर कहा जाता है। तो आप बोलेंगे ये रहा सर फूटर, यही तो है ना? हाँ यही है, बट ये यहाँ पर फूटर के 2 चीजें हैं, ये बात ध्यान रखना। एक तो नॉर्मली अगर आप स्लाइड को देख रहे होंगे जिस पर आपने काम किया है, उसके नीचे भी आपको फूटर दिखाई देता है, और एक फूटर है ना आपको और भी दिखाई देगा जगह पर, वो हेडर के साथ आएगा। मतलब ये जैसे आपकी स्लाइड है, ये तो हो गई आपकी स्लाइड, और इसी स्लाइड के नीचे है ना आपको एक और प्लेस या जगह दी जाती है जिसे नोट्स वाला कहते हैं, नोट्स। ये क्या है? देखो ऐसा हो सकता है ना कि पावर पॉइंट की स्लाइड पर आपने कुछ चित्र इमेजेस वगैरह बना के दिखाई हो यहाँ पर, या यहाँ पर दिखाई हो, है ना। अब आप इसको एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर स्लाइड पर कोई ट्रायंगल बना के दिखाया, कोई शेप या आकृति दिखा दी ट्रायंगल की, ठीक। अब मैं इस ट्रायंगल के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट लिख कर भी बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ नोट्स वाले सेक्शन में लिख सकता हूँ। क्या नोट्स वाला सेक्शन हमें अपने आप पहले से दिखता रहता है? नहीं दिखेगा, नहीं। ये कब दिखाई देगा नोट्स वाला सेक्शन किसी स्लाइड के साथ? तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो हमारे सामने स्लाइड आ रही होती है पावर पॉइंट में, इसको बेसिकली नॉर्मल व्यू कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल व्यू। आप बोलेंगे सर ये व्यू वगैरह चीजें तो आपने सर यहाँ पर बताई हैं, वर्ड में भी एक्सेल में भी, हाँ वहीं पे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे MS वर्ड में ना व्यू वाले मेन्यू या टैब के अंदर डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट व्यू होता है, ऐसे MS एक्सेल में व्यू वाले मेन्यू या टैब के अंदर स्प्रेडशीट व्यू होता है ना। ऐसे ही पावर पॉइंट में व्यू वाले मेन्यू के अंदर या टैब के अंदर प्रेजेंटेशन व्यू होता है, और यहाँ पर भी व्यू 5 तरीके के होते हैं, जिसमें नॉर्मल व्यू है ना हमारा बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, यानी हमारे सामने जो पावर पॉइंट की स्लाइड आती है ना वो नॉर्मल व्यू में आती है। कोई मुझे यहाँ पर ये बता सकता है MS वर्ड की फाइल में जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, यानी कि MS वर्ड की फाइल जब आप ओपन करते हैं तो अपने आप कौन सा व्यू आता है, बता सकता है कोई?
यही खेल है सारा का सारा एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, पूरे एमएस ऑफिस में। टूल्स कमांड टूल्स कमांड टूल्स कमांड ही दे रखे हैं। बस अगर वो सब याद है आपको कि कौन सी चीज कहां पर थी और किसका क्या मीनिंग था, तो आप इनसे जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये जोड़ा भी पता है इसीलिए जा रहा है कंप्यूटर वाले सेक्शन में कि थोड़ा सा कंप्यूटर को है ना डिफिकल्ट बनाया जाए, है ना। इसलिए जोड़ दिया हर एक एग्जाम में। आज स्टेट का कोई भी एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, एमएस ऑफिस हर एक टॉपिक में जोड़ दिया है, मतलब हर एक एग्जाम में जोड़ दिया है। चलिए मैं समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट व्यू हमारे सामने आता है उसे प्रिंट लेआउट के नाम से बोलते हैं। वेरी गुड प्रशांत, आपने एकदम सही आंसर दिया, प्रिंट लेआउट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर है ना जो नॉर्मल व्यू है वही हमारा बाय डिफॉल्ट व्यू होता है पावर पॉइंट के अंदर। तो उसमें तो स्लाइड हमें ऐसे दिखती है और नीचे है ना एक जगह दिख रही होगी, उसे फूटर कहते हैं। बट अगर आप है ना एमएस पावर पॉइंट का जो व्यू है उसे नॉर्मल व्यू से हटाकर नोट्स पेज व्यू में ले जाएंगे। यहां पर एक व्यू का नाम होता है नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू के नाम से, तब आपका जो स्लाइड है ना वो ऐसे दिखाई देगा। यानी यही वाली जो स्लाइड है ना वो ऐसे यहां पर दिखाई देगी, और इस स्लाइड के बारे में अगर कुछ नोट्स लिखना चाहें तो आप यहां लिखकर बता दो। और यहीं पर आपको है ना ऊपर हेडर का और यहीं पर आपको नीचे फूटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ नॉर्मल व्यू में तो हेडर दिखता नहीं है। नहीं है, नॉर्मल व्यू में हेडर नहीं होता है, पहले तो ये ध्यान रखना। बाकी नोट्स पेज व्यू में हेडर फूटर दोनों होते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला जो फूटर है और ये वाला जो फूटर है ये दोनों अलग अलग होते हैं। यानी ये भी ध्यान रखना है हमें पावर पॉइंट के केस में कि नॉर्मल व्यू में जो फूटर हमें दिखाई दे रहा है वो नोट्स पेज वाले फूटर से अलग होता है। तो ये दोनों फूटर अलग अलग अप्लाई कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप हेडर फूटर वाले इस टूल पर क्लिक करते हैं ना, माउस से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। यानी आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ठीक, अब उस डायलॉग बॉक्स में ना ऊपर की तरफ दो टूल दिए होते हैं या दो टैब दिए होते हैं, टैब कहेंगे यहाँ पर। एक पर तो लिखा होता है स्लाइड्स और एक पर लिखा होता है नोट्स एंड हैंडआउट्स। नोट्स एंड हैंडआउट्स ये लिखा होता है। तो बेसिकली जब स्लाइड वाले टैब पर आप क्लिक करते हो ना तो यहीं पर ऑप्शन दे रखे होते हैं कि आप है ना स्लाइड के साथ कोई फूटर अप्लाई करना चाहते हैं, हाँ जी, या फिर स्लाइड के साथ स्लाइड पर आपको ना स्लाइड नंबर लिखना है, ये स्लाइड नंबर दिखाना है आपको, तो ये टूल भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको स्लाइड पर डेट और टाइम दिखानी है तो ये टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि स्लाइड वाले टैब के अंदर आपको फूटर, स्लाइड नंबर और डेट और टाइम ये तीन टूल दे रखे होते हैं। तो जब आप स्लाइड वाले टैब के अंदर ये तीनों अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पर आपको इस नीचे जो पट्टी सी आती है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर डेट और टाइम आ जाएगी, यहाँ पर फूटर आ जाता है और यहाँ पर स्लाइड का नंबर आ जाता है। ये तीनों चीजें यहाँ पर दिख जाती हैं नॉर्मल व्यू में। तो क्वेश्चन क्या बने यहाँ पर, क्वेश्चन ये बने यहाँ पर कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि पावर पॉइंट की स्लाइड का बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो आंसर है नॉर्मल व्यू। दूसरा क्वेश्चन, जब आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल व्यू में अगर आप फूटर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको है ना टेक्स्ट वाले ग्रुप में जाना होगा। ठीक है, हेडर फूटर टूल पर क्लिक करना होगा और स्लाइड वाले टैब पर क्लिक करना होगा, ये ध्यान रखना है। इंसर्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, हेडर फूटर के अंदर स्लाइड पर क्लिक करना होगा। तो जब मैंने एक पेपर देखा था कुछ समय पहले, वहां पर यही क्वेश्चन पूछा था कि बताइए अगर आप स्लाइड के साथ फूटर अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा टैब का इस्तेमाल करेंगे, या कौन सा टैब चूज करना होगा आपको। तो एक ऑप्शन पर लिखा था स्लाइड और एक ऑप्शन पर लिखा था नोट्स एंड हैंडआउट। तो बस इतना ही पूछ रहा है कौन सा टैब, यानी ये भी नहीं पूछ रहा, ये भी नहीं पूछ रहा, बस इतना पूछ रहा है कि, और ये भी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है बताओ कि अगर आपको किसी स्लाइड के साथ फूटर अप्लाई करना है तो कौन से टैब का चूज करेंगे आप, कौन सा टैब चुनेंगे आप। तो स्लाइड या नोट्स एंड हैंडआउट, और दो ऑप्शन और दे रखे थे। सोच रहे हैं, वो पूरा सीक्वेंस भी नहीं पूछ रहा कि इंसर्ट टेक्स्ट ये फिर ये नहीं पूछ रहा, वो सीधे ही पूछ रहा है कि बताओ। ठीक है जी, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बात समझ में आ गई। अब सपोज दैट कि आप है ना नोट्स एंड हैंडआउट वाले टैब पर क्लिक करते हैं, तब क्या होगा, तब यहां पर चेंजेस आ जाएंगे। यानी कि नोट्स एंड हैंडआउट वाले इस टैब के अंदर जो टूल दिए ना वो यहां पर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, मैं इन दोनों को सेपरेट करके लिख के दिखा देता हूं, जबकि ऐसे बीच में लाइन नहीं आती वहां पर। मतलब इस पर क्लिक करोगे तो इसके टूल आ रहे होते हैं और इस पर क्लिक करोगे तो इसके टूल आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे सेपरेशन नहीं आता है, पर मैं सेपरेट करके लिख के बता देता हूँ नॉलेज के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि फूटर आ जाता है और स्लाइड नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, और यहाँ पर बताया था मैंने आपको डेट और टाइम। यहाँ पर क्या आ जाता है, ये तीनों ही आते हैं बट एक और नई चीज आ जाती है, वो है हेडर। यहाँ पर हेडर भी आ जाएगा, यहाँ पर फूटर भी आ जाएगा, यहाँ पर स्लाइड का नंबर भी आ जाएगा और यहाँ पर डेट और टाइम आ जाती है। ये चारों टूल दे रखे हैं नोट्स एंड हैंडआउट में। तो ये नोट्स एंड हैंडआउट में आप जब अप्लाई करते हो ना हेडर फूटर स्लाइड नंबर डेट और टाइम, वो आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पर हेडर, यहाँ पर फूटर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा दैट इज डेट और टाइम, और यहाँ दिखाई देगा आपको स्लाइड का नंबर। आप समझ गए नहीं।
तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं यहाँ पर, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए अगर आप पावर पॉइंट में हेडर फूटर दोनों अप्लाई करना चाहते हो तो बताइए ये कौन से व्यू में दिखाई देगा। तो आंसर है नोट्स पेज व्यू में। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप हेडर फूटर अप्लाई करना चाहते हैं या हेडर के साथ फूटर अप्लाई करना चाहते हैं, हेडर फूटर दोनों एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कौन से टैब में आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर है नोट्स एंड हैंडआउट वाले टैब में। ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात बेटा? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पर, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, हेडर फूटर टूल कहाँ होता है? टेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर, इंसर्ट वाले मेन्यू के अंदर। दूसरा, अगर आप है ना किसी स्लाइड के साथ केवल फूटर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? नॉर्मल व्यू में, बॉटम साइड में। अगर आप किसी स्लाइड के साथ हेडर फूटर दोनों देखना चाहते हैं तो कौन से व्यू में दिखाई देंगे? नोट्स पेज व्यू में। अगर आप किसी स्लाइड के साथ फूटर अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से टैब का इस्तेमाल करेंगे? स्लाइड टैब का। और अगर आप किसी स्लाइड के साथ है ना हेडर फूटर दोनों देखना चाहते हैं तो आप नोट्स एंड हैंडआउट वाले टैब का इस्तेमाल करेंगे। उसी में वहां पर हेडर फूटर दोनों एक साथ दे रखे होते हैं। आप समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना कि यहाँ जो फूटर में आप लिखोगे या यहाँ पर जो फूटर में आप लिखोगे दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है? सपोज दैट कि आपने ना इस वाले फूटर में लिख दिया मान लो कंप्यूटर साइंस, और फिर है ना आप नोट्स पेज व्यू में देख रहे हैं फूटर वाली जगह पर, यहाँ तो कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ ही नहीं रहा, क्योंकि लिखा तो आपने ये वाला फूटर है जो नॉर्मल व्यू में दिखाई दे रहा है। आप समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और यहाँ टूल मिलता है, वो है वर्ड आर्ट के नाम से। वर्ड आर्ट मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था ये क्या होता है। इसको बेसिकली डेकोरेटिव टेक्स्ट कहा जाता है, यानी किसी शब्द को आप डेकोरेशन के साथ दिखाना चाहते हैं तो उसी को वर्ड आर्ट कहा जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर ये स्लाइड नंबर वाला और इसके बाद डेट और टाइम का ये टूल है ना आपको बाहर भी दे रखे हैं। मतलब स्लाइड नंबर और डेट और टाइम टूल है ना आपको हेडर फूटर के अंदर दे रखा है ना इसके अंदर, जबकि ये चीज आपको बाहर भी दे रखी है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप हमेशा हेडर फूटर ही लगाएं। आप हेडर फूटर नहीं लगाना चाहते, आप तो बस स्लाइड के नीचे स्लाइड नंबर और डेट और टाइम दिखाना चाहते हैं बस, तो वो आप डायरेक्टली यहां से भी लगा सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट नाम से ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको 5 टूल देखने को मिलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फूटर, वर्ड आर्ट, स्लाइड नंबर और डेट और टाइम के नाम से। चलो 8वें नंबर पर है ना यहाँ पर आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा जिस पर सिंबल्स लिखा होता है, बिल्कुल सेम ही है जैसे एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों में था। सिंबल्स के अंदर आपको 2 टूल देखने को मिलेंगे। पहला तो है इक्वेशंस का, जिसको हिंदी में समीकरण कहते हैं। तो गणित की कोई कठिन सी समीकरण जो आप लिख नहीं पा रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगी, जिस पर सिंगल क्लिक करते ही वो पावर पॉइंट की स्लाइड पर आ जाती है। ठीक है? जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन या बाइनोमियल इक्वेशन टाइप की जो होती है। और अगर मान लो कोई सिंबल है, कोई प्रतीक या चिन्ह है जो आपको कीबोर्ड पर या फिर कंप्यूटर में नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर और आपको पावर पॉइंट की स्लाइड पर लाना है तो वो आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। सेम है एमएस वर्ड और एक्सेल जैसा। नोट कर लीजिए। क्लियर है? अब आगे देखिए। इसके बाद है ना आपको एक और ग्रुप यहाँ देखने को मिलता है और वो है मीडिया के नाम से। 9th नंबर पे लिखिए, दैट इज मीडिया। अब आपसे पहली बात तो ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा पावर पॉइंट में कि आप है ना पावर पॉइंट की स्लाइड पर कोई ऑडियो और वीडियो अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर कोई वीडियो दिखा सकते हो चलते हुए, जैसे जैसे यूट्यूब पर वीडियो देखते हो इसी तरीके की कोई वीडियो आपको पावर पॉइंट की स्लाइड पर दिखानी है तो दिखा सकते हो। हाँ, तो ये टूल है ना आपको यहाँ दे रखा है वीडियो का। इसमें करना क्या होता है, आपकी कोई भी वीडियो हो, कहीं की भी वीडियो, उसका लिंक लिया हो बस। जैसे यूट्यूब पर जब कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसे शेयर करने का ऑप्शन आता है, तो शेयर जैसे क्लिक करोगे तो एक अंदर ऑप्शन आता है कॉपी लिंक, तो लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पर भी वैसे दिखा सकते हो किसी वीडियो को, जैसे हम किसी यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखते हैं वो यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ऐसी सपोज दैट कि आपका अगर मन कर रहा है कि आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ कोई ऑडियो प्ले करना चाहते हैं, ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ऐड करना चाहते हैं तो ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऑडियो का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट कि आप इस ऑडियो टूल का इस्तेमाल करके कोई गाना सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर कोई म्यूजिक सेलेक्ट कर लो अपने कंप्यूटर से, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। अब आपके कंप्यूटर के साथ स्पीकर्स होने चाहिए, तो जब आप ये प्रेजेंटेशन किसी के सामने दिखा रहे होंगे ना तो उस समय ऑडियो भी चल रहा होगा, आवाज भी आ रही होगी प्रेजेंटेशन प्ले करते समय। समझ में आ गई बात? भाई प्रेजेंटेशन आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही तो दिखाओगे, तो जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन चल रही होती है उसी समय बैकग्राउंड में एक साउंड भी चल रहा होगा।
वो आप साउंड मैनेज कर सकते हो, धीमे सुनाना है, तेज सुनाना है, कैसे सुनाना है, वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। एक टूल यहाँ पर और दे रखा है और वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। देखो अभी तक है ना हमने स्क्रीन शॉट नाम का टूल देखा था, और स्क्रीन शॉट का मतलब स्क्रीन क्लिपिंग था, जिसमें हम किसी भी फोटो में से कोई क्लिप काटकर पावर पॉइंट की फाइल पर ला सकते थे, या एमएस वर्ड की फाइल में भी क्लिप काट के ला सकते थे, या एक्सेल की शीट पर भी क्लिप काट के ला सकते थे। ठीक है, कैसे लाते हैं वो आपको बता चुका हूँ। बट अब यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे मोबाइल फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जाती है, या हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं हम कंप्यूटर में, उसी तरीके से ना जब प्रेजेंटेशन चल रही हो तो उस समय भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जा सकती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही है बस। अब आप बोलेंगे सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के टाइम पर करेगा कौन, क्यों करेगा भाई कोई? तो ऐसा इसलिए, जैसे सपोज दैट कि आप है ना अपने किसी विभागीय जानकारी देना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से डेलीगेट्स के सामने, कुछ डेलीगेट्स वगैरह आए हुए हैं, कुछ मिलने आए हुए हैं, उनके सामने अपने विभाग के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, सरकारी काम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप। ठीक। अब मान लो सपोज दैट कि किसी ने ये कहा कि जो प्रेजेंटेशन आप दोगे दिखाओगे उसके एक वीडियो भी बना लेना, ताकि हम और भी लोगों को भेज सकें बाद में वो वीडियो के, देखो जी हमने ऐसे प्रेजेंट किया था। अब समझ में आ गए? या सिंपल से ऐसे ही समझ लो कि आपका कोई दोस्त ये कहता है कि भाई जो तू प्रेजेंटेशन देना उसको रिकॉर्ड करता रहियो, वो मेरे को भेज दियो फाइल वीडियो की, मैं देख लूंगा कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई थी तूने, किस तरीके से प्रेजेंट किया था तूने, मेरे को हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे ही है ना यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाम का टूल दे दिया है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? और एक लास्ट टूल यहाँ पर और बचा हुआ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो मतलब एक लास्ट ग्रुप बचा हुआ है जिसका नाम है कैमरा। आपको ना एक ग्रुप मिलेगा यहाँ पर कैमरा के नाम से, और कैमरा के अंदर है ना आपको एक टूल दिया हुआ है कैमियो। ये क्या होता है भाई? मुझे ये बताइए कि आपने ना यूट्यूब पर जो क्लासेस देखी होंगी, जो टीचर्स आजकल यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तीन तरीके की क्लासेस आप देखते होंगे। सबसे पहला तरीका, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर है ना कैमरे के सामने खड़ा होगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा, पीछे बोर्ड होगा और बोर्ड पर लिखता रहता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपने टीचर्स को है ना देखा होगा, टीचर दिखता ही नहीं है स्क्रीन पर, उसकी आवाज आ रही होती है और उसकी लिखावट दिख रही होगी बस स्क्रीन पर। तो वहां पर पेन टैब जैसी डिवाइसेस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के साथ ऐसा किया जा सकता है। और तीसरा तरीका यह है कि आपको ना स्क्रीन पर एक पीपीटी या कोई पीडीएफ खुली हुई दिखाई देगी, और टीचर है ना आपको यहाँ पर कॉर्नर में एक डब्बे में दिख रहा होगा, बस छोटे से कॉर्नर डब्बे में, उसकी यहाँ तो मुंडी दिख रही होगी या फिर यहाँ तक हाफ पार्ट दिख रहा होगा, बस इतना यहाँ डब्बे में दिखाई दे रहा होगा। बाकी पूरी स्क्रीन पर है ना कोई क्वेश्चन खोल लेते हैं वो, या कोई पीडीएफ खोल लेंगे या कुछ भी खोल लेंगे, और बस वो उसमें भी पेन टैब का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली वो एक पेन टैब कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, एक चेयर पर बैठ जाते हैं और ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं, वो आपको पूरी स्क्रीन पर लिखता हुआ दिखाई देता रहता है। तो जिस तरीके से आप यूट्यूब पर टीचर्स को ऐसे डब्बे में छोटा सा रूप में देखते हैं ना, वही टूल दे दिया यहाँ पर कैमियो के नाम से। ये यानी अगर आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टाइम पर आप भी है ना स्क्रीन पर दिखाई दो, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहां लिख दूंगा जस्ट लाइक अ लाइव कैमरा, जस्ट लाइक लाइव कैमरा का इस्तेमाल करके आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं। ठीक है ना? बट ऐसा करना क्यों चाहते हैं और होगा कैसे? इसके लिए ना आपको अपने सिस्टम के साथ, अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक कैमरा लगाना पड़ेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके लैपटॉप में जो कैमरा लगा हुआ उसी का इस्तेमाल कर लो, या फिर आपको अलग से कोई कैमरा रखना पड़ेगा, जैसे हम इस समय क्लास को चलाने के लिए सामने कैमरा रखे हुए हैं, कैमरे की वजह से तो मैं आपको दिख रहा हूँ सामने घूमता हुआ। तो ऐसे मेरे को एक कैमरा रखना पड़ेगा जो मुझे कैप्चर करेगा और यहाँ दिखा देगा। ठीक है? तो अगर हम प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन पर अपने आप को भी दिखाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है? तो ये आजकल लोग टूल इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है भाई? तो फाइनली है ना हमने इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब को भी फिनिश कर लिया। ठीक। अब इसके बाद है ना आगे दे रखा है ड्राइंग। ड्राइंग सिंपल सा ही है, आपको पता है। ड्राइंग का सिंपल सा मतलब है हैंड राइटिंग में लिखना, हैंड राइटिंग में लिखने के टूल्स, लिखने के टूल्स। यानी आप चाहते हैं कि आप अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखें, तो आप ड्रॉ नाम के इस मेन्यू या टैब के अंदर जाएंगे, और ढेरों है ना इसमें पेन पेंसिल के टूल दे रखे हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाईलाइटर दे रखा है, इरेजर दे रखा है। ऐसे टूल का इस्तेमाल करके आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पर कुछ लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। ठीक है जी? तो एक काम करते हैं फिर, आज की क्लास में इतना ही काफी है। अगली नेक्स्ट क्लास में डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? क्योंकि टाइम कम बचा हुआ, हो नहीं पाएगा। बताओ समझ में आ गई बात या नहीं? तो आज की क्लास में हमने है ना 3 मेन्यू या टैब को डिस्कस कर लिया, एक तो होम वाले को, एक इंसर्ट वाले को, एक ड्रॉ वाले को। ठीक है? अब आपको है ना जो भी डाउट पूछना है आप मेरे से पूछ लो, चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो भी पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक से हटके अगर आपको कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रशांत जी ने पूछा था एक क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है? ठीक है जी, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कुछ पूछना है तो पूछे।
हाँ देखो, प्रशांत जी ने क्या पूछा था बीच में, उन्होंने ये पूछा था कि सर व्हाट इज रिक्वायरमेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड, अच्छा व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज ए सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। अच्छा, मतलब उन्होंने ये पूछा था कि अगर मान लो कोई सेंट्रल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं एक से ज्यादा पर्सन, तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। ये उसी तरीके से हो गया ना जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं। भाई अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हो कंप्यूटर के साथ, है ना, तो आपके पास दो रिमोट कंट्रोल हो सकता है ना। भाई कंप्यूटर स्क्रीन तो एक ही है, और आप है ना दो रिमोट कंट्रोल ले आइए। जैसे फाइटिंग वाले गेम नहीं होते उसमें दो आदमी मिलके खेल सकते हैं एक साथ, तो उसमें दो रिमोट कंट्रोल ले लीजिए, दोनों लोग खेल सकते हैं, है ना, दोनों लोग खेल खेल सकते हैं उसमें। और अब ये आपने जैसे पूछा है कि अगर क्या रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम, तो अब देखो ये तो है ना तभी बता सकते हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। इसमें ऑप्शन को देखकर ही बताया जाएगा कि हम बेसिकली यहाँ पर किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन पूछने वाला है ना वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। जैसे मेरे से कोई बोले कि एक ही कंप्यूटर सिस्टम को दो लोग इस्तेमाल करते हैं, बताओ इसका एग्जांपल, तो मैं बोल दूंगा गेम खेलना, दो रिमोट कंट्रोल से एक ही कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हो गया आंसर। बट ये है ना ऑप्शन से ही बता सकते हैं कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। समझ गए ना सभी लोग, भाई एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसको दो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं एक ही समय पर, तो कैसे करेंगे। अब देखो एक छोटा सा है ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, थोड़ा सा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ बात करें तो ये तो गेम से हटके, तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो या नेटवर्क से जुड़े हो। ये सपोज दैट कोई नेटवर्क है, ठीक है, और इस नेटवर्क में मान लीजिए सपोज दैट ये कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, कोई सिस्टम रखा हुआ है। अब ये व्यक्ति भी है ना एक अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करे, और ये व्यक्ति भी अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करे, और ये कंप्यूटर है ना इससे जुड़े हुए हो, यहाँ डाटा भेज भी सकते हैं, डाटा प्राप्त भी कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा क्या लगा सर, टर्मिनल एंड टीए, टीए क्या है। टर्मिनल तो बेसिकली उसको कहा जाता है, जैसे आपने क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपने पूछा व्हाट इज रिक्वायर व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। अब देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये जो बीच में है ना कंप्यूटर रखा हुआ है इसी को टर्मिनल कहा जा रहा हो, इसको टर्मिनल बोल देता है, ठीक है ना। तो हम उस केस में ये बोल सकते हैं कि दो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, देखो कंप्यूटर का मतलब आदमी भी हो सकता है ना, क्योंकि इन दोनों कंप्यूटर को चलाएगा तो कोई आदमी ही। तो अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों कंप्यूटर को चलाने वाले जो पर्सन है, यानी कि एक से ज्यादा लोग हो गए और एक ही चीज का इस्तेमाल करें, एक ही सिस्टम का इस्तेमाल करें, तो वो क्या होगा। तो आप उसे टर्मिनल कहना चाहें क्या, तो टर्मिनल का मतलब भी वही होता है एक तरीके से, एक मेन सिस्टम जिस पर आपको काम करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको याद है जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब उस केस में मैंने आपको बताया भी था कि सुपर कंप्यूटर के केस में, सर्वर कंप्यूटर के केस में है ना, जो स्क्रीन खुल के आती है हमारे सामने जिस पर कमांड बेस काम करते हैं उनको भी टर्मिनल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई सर्वर कंप्यूटर है, जैसे यूट्यूब का हो गया, फेसबुक का हो गया, इनका कोई सर्वर कंप्यूटर है ये मान लो। इस पर अगर आपको काम करना है तो किसके थ्रू करेंगे, कमांड के थ्रू काम करेंगे। तो जो स्क्रीन हमारे सामने आएगी जिस पर कमांड लिख के काम करते हैं उसको टर्मिनल ही तो कहते हैं। तो टर्मिनल है ना सुपर कंप्यूटर के केस में और सर्वर कंप्यूटर्स के केस में ये शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ऐसे ही पूछ लिया है कि अगर मान लो, इसमें बताइए ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज लाइन लिखी हुई मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये आता है पढ़ने से, सोचने से, समझने से। तो इसमें बस यही पूछ रहा था कि एक सिस्टम को या एक कॉमन सिस्टम को दो आदमी यूज कर रहे हैं, तो बताओ किस चीज का इस्तेमाल करेंगे या क्या यूज करेंगे वो ऐसे करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप दो सिस्टम, दो लोगों को है ना एक ही सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं, तो मतलब वहां कोई नेटवर्क जरूर बना होगा, ठीक है। और नेटवर्क है यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि ये जो बीच में कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर का नाम है सर्वर कंप्यूटर। ये कोई भी सर्वर कंप्यूटर हो सकता है, फेसबुक का, यूट्यूब का, किसी का भी, ठीक है। अब बेसिकली है ना ये दोनों जो लोग हैं इससे अगर कनेक्ट होंगे और काम करेंगे, तो डायरेक्टली है ना काम नहीं कर सकते, जैसे हम और आप लोग फेसबुक के, यूट्यूब के सर्वर पे काम थोड़ी कर सकते हैं। वहां तो वो वहां के जो इंजीनियर होंगे, जो लोग होंगे, वही तो काम कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लोगों की बात हो रही है, ये हम और आप जैसे लोग नहीं है, ये उनकी बात होगी जो डायरेक्टली टर्मिनल पे काम करेंगे, उनकी बात हो रही है। तो इस टर्मिनल को भी अगर मान लो दो और सिस्टम से कनेक्ट करके एक्सेस किया जा रहा हो दो लोगों के द्वारा, तो हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कि थोड़ा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है ये, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर एक से ज्यादा लोग एक ही सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो किस चीज का यूज करेंगे, क्या यूज करना होगा हमें। तो जो ऑप्शन दे रखे होते हैं ना उनको देखकर पता चलेगा कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर टर्मिनल दे रखा था तो टर्मिनल हो गया, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन में क्या होता है ना, तार्किक क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ऑप्शन देखने ही पड़ेंगे। जैसे मान लो मेरे घर तक आने के चार रास्ते हैं, और मैं आप किसी से यही पूछूं कि बताओ मेरे घर कैसे आओगे, तो अगला बंदा यही तो पूछेगा, अरे आपके घर पे पहुंचने के चार रास्ते हैं,
कौन से रास्ते की पूछ रहे हो, किस तरीके से पूछ रहे हो, कहाँ से आने की पूछ रहे हो, ये तो कुछ बताओ। बस यही कह दिया मेरे घर कैसे आओगे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये हुआ था ना, आपके घर के आने के 4 रास्ते हैं, तो चारों में से किसके बारे में बताऊं कैसे आना है। तार्किक क्वेश्चन है ये। चलो और पूछे क्या कह रहे हैं। एक बच्चे ने कहा सर कम्युनिटी के बारे में बताओ सर, व्हाट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समझा नहीं। कम्युनिटी का मतलब तो लोगों का ग्रुप, जिसमें चीजें आपस में एक दूसरे से लोग शेयर करते हैं, उसे कम्युनिटी कहते हैं। आप है ना किसी जाति व्यवस्था को भी कम्युनिटी कह सकते हो, किसी धर्म व्यवस्था को भी कम्युनिटी कह सकते हो। भाई अगर आप जिस समाज से आते हैं, है ना, जिस धर्म से आते हैं, वो भी तो एक कम्युनिटी होता है। पर ये मेरे से यहाँ क्यों पूछ रहे हो कम्युनिटी। मैं आपको कुछ है ना कंप्यूटर के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। कम्युनिटी का मतलब तो ये हो गया कि एक समाज जिसमें ना लोग एक दूसरे के साथ चीजों को साझा करते हैं। अब वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आपके विचार हो सकते हैं, आपके कोई सामान हो सकते हैं, आपकी कुछ सुविधाएं हो सकती हैं। तो आपने जैसे लिखा था सर व्हाट इज कम्युनिटी, तो कम्युनिटी का मतलब तो यही होना चाहिए। और कोई डाउट है किसी का। ठीक है, तो आज की क्लास और आज की सभा को है ना हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बच्चे का कमेंट है सर व्हाट इज नॉट ए वे ऑफ एस्क्वायरिंग सॉफ्टवेयर। क्या लिख रहे हो ये, व्हाट इज नॉट ए वे ऑफ एस्क्वायरिंग। एस्क्वायरिंग क्या चीज होती है भाई। एक्वायरिंग कह रहे हो या एक्वायरिंग कह रहे हो। एक्वायर का मतलब तो प्राप्त करना होता है, और व्हाट इज नॉट ए वे ऑफ एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर, इसका क्या मीनिंग हुआ भाई। क्या हम सॉफ्टवेयर को प्राप्त नहीं कर सकते, इनमें से कौन सा तरीका होगा। ये क्या क्वेश्चन है भाई। देखो अगर कोई क्वेश्चन आपको हो जिसको आप प्रॉपर यहाँ पर लिख नहीं पाते हो, आप मेरे से उसे लिख कर प्रॉपर पूछ नहीं सकते, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉपर सही नहीं होगी तो मेरे को ही नहीं समझ में आएगा क्या पूछ रहे हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, आपके पास कहीं पर वो लिखा हुआ है या कोई पीडीएफ की फॉर्म में या कैसे भी है आपके पास, उसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को भेज दो, मैं जितना जल्दी होगा रिप्लाई कर दूंगा। बट अगर आप प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो मेरे को कैसे समझ में आएगा। ठीक है, चलो। अब बाकी है ना, मैं आज के टाइम पर आजकल पूरी कोशिश करता हूँ कि सेम डे पर ही सभी के रिप्लाई कर दिए जाएं। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक आध बार हो सकता है कि मैं नेक्स्ट डे रिप्लाई कर दूं, बट सेम डे रिप्लाई सभी के कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद।